अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये मंज़र जो आप बाहर देख रहे हैं ये पीस विलेज का अलविदाई मंज़र। आज हमारी रवानगी वापस जर्मनी। तो मैंने कहा जाते जाते हमने इज्तिमा भी अटेंड करने की तौफीक मिल गई। अभी दुआ के बाद हम निकल रहे हैं और आपके लिए एक बहुत ही अहम किस्म की मालूमात और बड़ी दिलचस्प किस्म की जो गुफ्तगू है वो TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो बनी हुई है हर मुल्क के अंदर। तो ये समझा यही जाएगा कि जर्मनी के तवस्सुत से हम इस वक्त एक हमारे साथ दोस्त हैं जो TI कॉलेज के स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन उनके पास मालूमात जो हैं बड़ी अपडेट किस्म की हैं, ताज़ा आज के हालात के मुताबिक। तो उनका हम थोड़ा तारुफ लेते हैं और फिर उसके बाद उनसे इंशाल्लाह से थोड़ा आप अपना तारुफ करवा दें, बाकी इंशाल्लाह आगे हम चलते हैं। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं 1991 से 94 तक TI कॉलेज में FA की तालीम हासिल की मैंने। अच्छा, तो उसके बाद कोई टीचर्स के नाम आपको याद हो? टीचर्स के नाम मुबारक अहमद साहब थे। उसके बाद अरबी पढ़ाते थे, उनका नाम मुझे भी याद नहीं, और जोग्राफ स्टैटिस्टिक्स के दारुल से प्रोफेसर थे। अपना तारुफ और वालिद साहब या दादा जान जो भी आप जी। वैसे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान रबवा से है जी, और रबवा में बड़ी मशहूर दुकान लोग जानते होंगे मॉडर्न टेलर्स। मॉडर्न बिल्कुल बहुत जानते हैं मॉडर्न टेलर्स। अब्दुल मालिक साहब मेरे वालिद साहब थे। अच्छा अच्छा, इस लिहाज से यही मेरा तारुफ। अच्छा 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 अच्छा, जो मैं बताने जा रहा था कि मालूमात क्यों अहम हैं कि इनको उस पूरे प्रोसेस में से गुजरना पड़ा है जिसका तकरीबन यहाँ यूरोप या कनाडा में अक्सर फैमिलियों के जो अजीज़ व अकारब थाईलैंड में या मलेशिया में आके इस वक्त बाहर आने के लिए वेट कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी बताया कि तकरीबन 9 साल ये थाईलैंड में रहे हैं और वेट किया, और अब आके इनका चंद हफ्ते पहले इनका वो कनाडा जो है आने का पूरा मकसद पूरा हुआ। तो ये अपना थोड़ा इसके मतलब बताएंगे कि जो लोग रबवा से या पाकिस्तान से आके रुकते हैं थाईलैंड में, उनको वहाँ टाइम गुजारने के लिए कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, और फिर जो दूसरा प्रोसेस है जो इनके पास इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी दोस्तों के फ़ायदा के लिए शेयर करेंगे। चीज़ सबसे पहली बात तो ये कि देखें, जब आप किसी भी मुल्क के लिए किसी की भी जगह पे जाने के लिए निकलते हैं तो आपका कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। बिल्कुल, और होता भी है अमूमन। अगर मैं घर से निकला था तो हमारा भी यही प्लान था, या हमारी सोच ये थी कि शायद 2-3 साल में हम भी उस वक्त, क्योंकि इतने ही साल लोग कहते थे कि 2-3 साल में लोग सेटल होकर अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जी। लेकिन हुआ ये कि जब तादाद एकदम जंप कर जाती है किसी जगह पे, बिल्कुल, और UN के पास फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो आपको फैसिलिटेट कर सके उस लिहाज से, बिल्कुल, तो फिर वहाँ पे लोग स्टक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और यही सिलसिला फिर थाईलैंड में उस वक्त शुरू हुआ अच्छा कि एकदम तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि वो लोग वहाँ स्टक हो गए। अच्छा, और उसी की वजह से अभी तक लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे 9-9, 10-10 साल से। अच्छा अच्छा, और किसी लिहाज से भी उनके निकलने के कोई फिल वक्त ठीक है कोई आसान नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन जमात की पूरी कोशिशें हैं जी कि किसी न किसी ज़रिए से वहाँ से लोगों को निकाला जाए, और उनकी इस मुश्किल में मदद भी की जाती है, की जा रही है। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी तक बहरहाल ऐसा कोई रास्ता सामने नहीं आया जहाँ से लोग एकदम से वहाँ से एग्जिट कर जाएं और रीसेटल हो जाएं। बाज़ चीज़ जो मैं थोड़ी इसमें ऐड करना जो कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस हालात पे मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखें जमात जो है वो उन लोगों की कोई बाज़ पुरसी नहीं कर रही कोई, हालांकि ये जो अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि जब तादाद कहीं ज़्यादा हो जाएगी वहाँ इंतज़ामात इस तरह UNO के ज़रिए नहीं होते कि वो सब को इकट्ठा उठाएँ और ले आएँ। बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जो बेसब्रे लोग हैं वो बाज़ का वो चीज़ों से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं दुनिया में। असल ये भी बात है कि देखें, जब हम गए थे जी, या हमसे पहले जो लोग थे ना जी, जब वो इस असाइलम अप्लाई करते थे UN में, तो उसका एक प्रोसेस था काफ़ी लंबा जी जी, कि आपकी इतनी देर बाद आपकी रीसेटलमेंट आपकी रजिस्ट्रेशन होती थी, उसके बाद साल 1.5 साल के बाद आपका इंटरव्यू होना जिसे RSD कहना, ठीक फिर उसके रिजल्ट में इतनी देर लग जाती थी, कभी 2 महीने, कभी 4, कभी साल भी लग जाता था। जी जी जी,
तो उसी प्रोसेस में 2-3 साल वैसे ही गुजर जाते थे। सही है। तो उन 2-3 साल के बाद अगर आपका केस पास हो गया तो आपकी रीसेटलमेंट का बारी आ जाती थी। बिल्कुल सही है। लेकिन जब लोग ज़्यादा हो गए तो वही टाइम और ज़्यादा होना शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन खुदा ताला के फजल से जमात की कोशिशों से जी। एक मुस्बत पहलू जो उसके सामने आया वो ये कि जमात के फजल से थाईलैंड में जी। केस पास होने की जो टाइम है वो अब शॉर्ट होते होते 3 से 4 माह के अंदर हो गया। अच्छा। कि मैक्सिमम 6 माह के अंदर अंदर जैसे ही आप लैंड करते हैं आपके 6 माह के अंदर अंदर यूएन का केस आपको पास करके आपको रिफ्यूजी स्टेटस दे देता है, ठीक। जो पहले सालों पे मुहित था। ठीक हो गया। तो मतलब ये है कि जो अब जाते हैं वो 3-4 माह में, अगर 6 माह में रिफ्यूजी हो जाते हैं तो शोर ये में चाहते हैं कि जी हमें आगे नहीं भेजा जाता। अच्छा। ये नहीं सोचते कि जो पीछे पहले फंसे हुए हैं जिनको 4-4 साल में रिफ्यूजी स्टेटस मिला था, बिल्कुल सही है। तो उनका क्या कसूर है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ है जो मैटर करती है किसी भी मामले पे कि आपका और आपसे पहले बंदों के दरमियान डिफर क्या है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले बताया कि जब लोग बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी, अगर आपके पास एग्जिट करने के लिए सिर्फ 10 रास्ते हों, हाँ जी, हाँ जी। और आपके लिए बंदे अगर 1000 हो जाएं जी। तो आप 10 से ज़्यादा तो नहीं ना निकाल सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब 10 से ज़्यादा नहीं निकल सकते तो वो टाइम लिमिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता चला गया। बिल्कुल तो ठीक। जब ज़्यादा होता चला गया तो अब वो ज़्यादा की वजह से लोग परेशान तो हैं, हाँ जी। बेसब्रे भी होते हैं, जो मनफी प्रोपेगेंडे हाँ हैं जी। वो भी चलता है, साथ साथ चल रहा है। लेकिन किसी भी जगह ये नहीं कहा जा सकता कि जमात कुछ नहीं करती। हाँ जी। जमात अपनी पूरी एफर्ट करती है, अपनी एफर्ट कर रही है, सबके लिए कर रही है। वो जो वाकया कुछ सुना था बड़ा मुश्किल, पूरी की पूरे लोगों को उठा के उन्होंने औरतों को बंदों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया और एक ही सेल था, वहाँ औरतें भी बंदे भी। जब एक मुल्क का कानून है जी जी कि आप उस मुल्क में बगैर वीज़े के रह नहीं सकते। अच्छा ठीक और यूएनओ के कार्ड का वहाँ पे स्टेटस नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं जी हमें यूएन से कोई, सही है। अगर आप यूएन के बंदे हैं सही तो यूएन आपका जिम्मेदार है। सही है। हमारे मुल्क में अगर आपने रहना है तो वीज़े के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा तो ठीक। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है जी तो जी एक ये कानूनी लिमिटेशन है जो आपने क्रॉस कर दी। सही। उसके नतीजे में अगर कोई किसी जगह इमिग्रेशन रेड करती है तो लाजमी बात है वो बिल्कुल पकड़ेगी किसी को। बिल्कुल सही वहाँ बात। पे बच्चे भी पकड़े जाते हैं, जवान भी पकड़े जाते थे, ठीक है। लेकिन सारी सिचुएशन के बाद फिर अल्लाह ताला ने फजल फरमाए जी जी कि वो जो पकड़े गए आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने शुरू हुए, हालात बेहतर होने शुरू हुए कि ठीक है। भाई जो पहले थाईलैंड में जैसे बेल का एक प्रोसेस था कि जेल से बेल करवानी है तो ये है वो है, उसको फिर टाइम लिमिट को कम करते करते पहले तो बेल बिल्कुल बंद कर दी गई अच्छा। काफ़ी अर्सा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन अब वो ओपन है, अगर कोई पकड़ा जाता है खुदा ना खास्ता तो एक अमाउंट है जो ज़मानत के तौर पे जमा करवा के आपकी 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते में बेल करवा के वो जमाती कोई ऐसा सेटअप बना हुआ है कि अगर किसी का पता चलता है कि कोई आदमी इस तरह हो गया है तो वो कोई उसकी मदद के लिए उस वक्त देखा जाता है कि जमात क्या मदद कर सकती ठीक। है, ठीक है। उसमें इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि हर किसी की मदद हो हाँ जी। सकती है ये सही। हाँ, जब कोई पकड़ा जाता है वो अप्रोच करता है तो जो जमाती तौर पर मदद हो सकती है उसको मुहैया की जाती है। कितने अफराद हैं टोटल जब आप अभी आए हैं रिसेंट, अभी जो वेट कर रहे हैं जो टोटल वहाँ बैठे हैं इस वक्त? काफ़ी लोग, काफ़ी है। तादाद है। अच्छा काफ़ी। और वो काफ़ी तादाद। एक ही जगह पे तकरीबन? नहीं, अच्छा, यानी हम सारे रहते तो बैंकॉक में ही है, ठीक है। लेकिन जैसे इंटोरियो इतना बड़ा है, हाँ जी। इंटोरियो में देखें वेस्ट इंटोरियो है, वॉन हाँ है, इसी तरह वहाँ पे भी अलग-अलग जगह है जहाँ पे लोग कहीं 100-200 बंदा बैठा है, एक जगह 200 है, कहीं वैसे बंदे बैठे हैं, कहीं 50 बैठे हैं। तो सही। मुख्तलिफ जगहों पे जमात की नुमाइंदगी बना दी गई कि ये वहाँ फलां को नाम दे दिया गया, फलां ये फलां जमात है, ये फलां जमात है। तो जमाती अल्लाह का प्रोग्राम फजल वगैरह है होते हैं कि सारे अल्लाह जो? का फजल है कि इन सालों में जमात ने वहाँ तरक्की भी की। अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक देखा जाए तो जमात मुस्बत बुनियादों पे कायम हुई, अच्छा अच्छा ठीक है। जमाती काम भी होते हैं, इजलासात भी होते हैं, नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त है, आपके नमाज सेंटर कायम है वहाँ पे, अच्छा। ठीक है। बाकी कोरोना की वजह से गैदरिंग पे पाबंदी थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट होती रही और इस साल जमात अहमदिया थाईलैंड को अपना 18वां जलसा सालाना मुनक्किद करने की अच्छा। तौफीक मिली और वो बाकायदा यूट्यूब पे लाइव नशर किया गया। अच्छा अच्छा।
आपको जमाती खिदमात की भी तौफीक मिली है काफ़ी, आप बता रहे थे कुछ, आपने वहाँ किस शोबे में खिदमत की तौफीक पाई है? अल्लाह ताला के फजल से मुझे तकरीबन हर शोबे में खिदमत की तौफीक अच्छा, मिली है, लोकल अच्छा, सतह पे भी, नेशनल सतह पे भी। अच्छा 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 तो अच्छा, ये है कि बहरहाल जो भी तौफीक है अल्लाह ताला ने अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। खिदमत तो इंसान कर ही लेता, बिल्कुल पता नहीं वो बिल्कुल कबूल हो जाना अल्लाह बिल्कुल। ताला। आपने पाकिस्तान में कोई प्रोफेशन किया था जिसके आपको वहाँ फ़ायदा हुआ, थाईलैंड में जॉब करने में, ढूंढने में, या एजुकेशन की वजह से आपको कुछ मदद मिली कि आपने जॉब ढूंढ ली, या बाकी दोस्त जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनको प्रॉब्लम, ये कोई बात? ऐसी ये होता है, देखें कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे जब आपके पास वीज़ा नहीं होता जी, तो कोई भी आपको रखता नहीं जल्दी, सही है, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मेरी किसी ने, मेरे मिलने वाले दोस्त थे, उन्होंने मदद कर दी, अच्छा अच्छा रेफरेंस में मुझे कहीं भेज दिया जहाँ पे ड्राइविंग की जॉब अवेलेबल थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, फर्स्ट मैंने वो उस एक कंपनी में ड्राइविंग की जॉब शुरू की थी, अच्छा, बाद में मैं वहीं से बड़ी ठीक। अच्छी पोस्ट से अच्छा। रिसेंटली अच्छा यहाँ पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये कहने का कि ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। अच्छा वैसे मैं वहाँ पे जो आम रूटीन की जो जॉब है वो लेबर वर्क में मिलता है। इंफॉर्मेशन के तौर पे जो उनके जो वहाँ करेंसी बताया कि क्या चलती है शायद बात, वो मतलब $1 US डॉलर में कितने हैं इस आजकल जो आप 37 अब 37 तक पहुँच गया होगा। और नॉर्मली एक बंदा जो मजदूरी करता है या कुछ आप उस क्या है उधर रेशियो जो वो अंदाज? वो डिपेंड करता है कि आपने महीने में कितने दिन काम किया। ठीक है, नॉर्मल जो लेबर वर्क करते हैं उनकी क्योंकि 400 से 500 बात पर डे इनकम होती है। ठीक, तो अगर किसी ने 15-20 दिन लगाए हैं तो आपको दिन ज़्यादा लगा लें उसकी कितनी होगी। अच्छा अच्छा, पर डे का आप बता रहे हैं? हाँ पर डे, अच्छा, बहुत ज़्यादातर पर डे होती है। या कोई अगर कोई लड़के या कुछ लोग अगर होटल्स में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको पता कुछ छोटी मोटी, लेकिन वो जितनी भी तनख्वाहें होती हैं क्योंकि वो काम उस तरह से कर रहे होते हैं उस तरह नहीं ना होती। ठीक, लैंग्वेज वहाँ थाई लैंग्वेज अपनी है, लैंग्वेज इंग्लिश भी लोग बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं? 2% बोलते हैं 2%? जी, यानी ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है जो लोग वहाँ से आते हैं, बहुत ज़्यादा इशू है वहाँ पे। अच्छा, अगर आपको ज़ुबान आ जाए तो आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। वहाँ काफ़ी अपने कोई एमडी सेटल्ड भी हैं, वेल सेटल्ड, जिनका वहाँ बिजनेस हो, कारोबार हो? ऐसे वहाँ पे अभी कोई नहीं है। क्योंकि स्विट्जरलैंड के एक चानन साहब थे जो मुझे याद है 80s की बात है, वो वहाँ थे, उनकी कोई अच्छी फर्म में जॉब, तो वो मतलब स्विस है शायद आपकी उनसे मेरे इल्म में आपसे ये बात है कि कोई फ्रेंच वहाँ पे कोई बिजनेसमैन है, मतलब वहाँ पे जमात में कोई ऐसा नाम अभी तक सामने नहीं आया। अच्छी कोई बंदा ऐसा भी आ जाए। बाकी वहाँ पे क्योंकि लोकल जमात बहुत कम है, अच्छा, जिसकी वजह से इस तरह से इसमें आप कोई कुछ शॉर्ट वर्ड्स में जो दोस्त प्लान कर रहे हैं कि वो थाईलैंड से वाया ये जिस तरह, उनके लिए कोई होता है ना कि एक बंदा अपने तजर्बे की बुनियाद पे कोई मशवरा देता है कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें इनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि अगर तो आप प्लान कर रहे हैं कि आपने जाना है, हाँ जी, तो आप ये सोच के जाएँ कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक, अगर टाइम की लिमिट नहीं है ठीक, तो आपके पास सोर्सेज भी अनलिमिटेड होने चाहिए। सही, ये दो ही चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है तो वहाँ जाके सबसे पहली परेशानी ही यही आती है कि मैंने खाना कहाँ से। ठीक है, क्योंकि यूएन उस तरह से सपोर्ट नहीं करती कि आपके पूरे के पूरे अखराजात ही वो उठा लें। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ देते हैं, थोड़ी बहुत देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते, देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मिलते कि हम कहें कि हमारा हर चीज़ ही कवर अप हो जाएगी। ये मकान का किराया हो गया, खाना पीना, जैसे यूरोप में आके आपको वो मकान का किराया, खाना पीना, ये सिस्टम वहाँ नहीं है कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक रेशियो तय की हुई है, उसके मुताबिक वो उसको बंदा भूखा ना रहे, खाने पीने के लिए चार्ज दे दिया, बाकी किराए का वो खुद इंतजाम करे। वो बस वैसे दे देते हैं, उसमें आप चाहे अपने घर का किराया दे दें, अच्छा, चाहे अपना खाना पीना कर लें, अच्छा, अगर आप जो भी कर सकते हैं कर लें, वो आपको नहीं कहते कि इसमें आपने किराया देना है या इसमें आपने ये करना है। बाकी वहाँ आम चलते फिरते जैसे लोग घूम फिर रहे हैं, जिस तरह के अचानक आपको चेक हो जाएंगे, ऐसे होता है। चलते फिरते अचानक पुलिस कहेगी किसी जगह चलते फिरते एकदम, अच्छा, अगर इमिग्रेशन वाला आ गया तो उसने कहना अच्छा यू आर
अच्छा, अगर नहीं है उसके पास वो यूएनए का जो पास, उसकी वो केयर नहीं है उनके लिए वहाँ का। वहाँ उनका कानून है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए, वहाँ का थाईलैंड का वीज़ा। तो जब यूएनओ केस पास करती है तो वो थाईलैंड वाले वीज़ा लगा देते हैं उसमें? नहीं, वीज़ा एक अलग प्रोसेस ठीक है, उसका यूएन से कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं। ठीक ठीक ठीक। और स्टिल वीज़े के बगैर एंट्री है वहाँ के? वीज़ा पाकिस्तान से लेके एम्बेसी से फिर ही आ सकते हैं? वीज़ा ही लेना पड़ता है, वीज़े के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, थाईलैंड में फ्री एंट्री नहीं है पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान अप्लाई करेंगे, वो आपको वीज़ा देंगे तो आप जाएंगे। लेकिन वो वीज़ा ज़्यादातर क्योंकि विजिट वीज़ा होता है, हाँ, वो 60 डेज़ के बाद ठीक। उसके दौरान अगर आपने कोई वीज़ा लगवा लिया है, हाँ जी, तो वो जितनी देर का लगा होगा उतनी देर फिर आप आज़ादी से फिर सकते। यानी वहाँ भी उनके ऑफिसेज हैं जहाँ से वीज़ा की एक्सटेंशन हो जाती है रहते हुए? उसकी वीज़े की एक्सटेंशन उस तरह से नहीं होती। हाँ जी, उसमें अगर तो आप 50 प्लस है जी, तो फिर आपको ओल्ड एज ठीक हो गया, रिटायरमेंट वीज़ा मिल जाता है। ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें आपकी फैमिली के बड़े बच्चे अलावा नहीं होते, छोटे आ जाते हैं, अंडर 18। सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप 18 से अबव हो जाते हैं, हाँ जी, फिर आपको वर्क परमिट लेने पड़ते हैं और दूसरे काम करना पड़ता है। अब आप 50 वाले को वैसे ही वीज़ा जो है एक्सटेंडेड कर देते हैं उम्र 50? नहीं, वो रिटायरमेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, वहाँ रहते हुए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसकी कुछ है ठीक वो है, पूरी की पूरी के ये आपके पास होने चाहिए। सही है, वो फिर वहाँ पे आप अप्लाई करें तो नॉर्मली मिल जाता है। अच्छा अच्छा, जिसकी कुछ फीस है, कुछ ये है, बैंक बैलेंस है, वो है, रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। तो कनाडा पहुंचने के बाद अब आपका अगला प्लान, आपके पास कोई पर्टिकुलर लाइन में है जो आपने की हुई है, जैसे बात कोई प्रोफेशन, या आप जनरली जॉब ढूंढेंगे कोई भी? अभी फिलहाल तो जनरल जॉब ढूंढ रहे हैं कि कोई भी मिल जाए, सर्वाइवल शुरू हो जाए। ठीक ठीक ठीक, फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, टाइम दिया आपका। बहुत दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा इन मालूमात की वजह से। अल्लाह करे जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लोगों की बेहतरी के लिए सामान पैदा करें। थैंक यू।